आज हम लोग अवकलनीयता या डिफरेंशिएबिलिटी स्टार्ट करते हैं। ओके, तो अवकलनीयता या डिफरेंशिएबिलिटी में क्या होता है कि एक फलन f फ्रॉम d टू r किसी बिंदु c बिलोंग्स टू d पर अवकलनीय कहलाता है यदि लिमिट x टेंस टू c fx माइनस f ऑफ c अपॉन x माइनस c परिमिततः विद्यमान हो। परिमिततः विद्यमान हो। A function f from d to r is said to be differentiable. A function f from d to r is said to be differentiable. A function f from d to r is said to be differentiable at a point c belongs to d. At a point c belongs to d. At a point c belongs to d. A function f from d to r is said to be differentiable at a point c belongs to d if limit x tends to c fx minus f of c upon x minus c exists finitely. ठीक है, तो अवकलनीय है या नहीं है ये भी इस एक लिमिट के विद्यमान होने पर निर्भर करता है। ठीक है, एक सीमा के विद्यमान होने पर निर्भर करता है। यदि यह सीमा विद्यमान होगी तो फलन उस बिंदु पर अवकलनीय होगा, और यदि यह सीमा विद्यमान नहीं होगी तो फलन उस बिंदु पर अवकलनीय नहीं होगा। अब सीमा के विद्यमान होने के लिए आपको दोनों साइड देखना होगा। अतः वाम हस्त अवकलज एवं दक्षिण हस्त अवकलज लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव नाम से ही क्लियर है कि उसका लेफ्ट साइड से जो लिमिट होगा, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव एंड राइट हैंड डेरिवेटिव, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव एंड राइट हैंड डेरिवेटिव, वाम हस्त अवकलज एवं दक्षिण हस्त अवकलज, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव एंड राइट हैंड डेरिवेटिव। तो देखो, एक लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव क्या होता है? लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव LHD बराबर f डैश c माइनस बराबर लिमिट h टेंस टू 0 प्लस f ऑफ c माइनस h माइनस f ऑफ c अपॉन माइनस h, f ऑफ c माइनस h माइनस f ऑफ c अपॉन माइनस h। क्योंकि देख लो, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव अगर टोटल डेरिवेटिव डिफरेंशिएशन इस सीमा से दिया जा रहा है तो वाम हस्त सीमा लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव के लिए x को c के लेफ्ट से c की तरफ ले जाना पड़ेगा। ठीक है, तो x को c के लेफ्ट से c की तरफ ले जाना पड़ेगा, तो क्योंकि x बराबर c माइनस h रख दो, तो x को c की तरफ लेफ्ट से c की तरफ ले जाओगे तो इसका मतलब h तो पॉजिटिव रहेगा। h देख लो, h पॉजिटिव रहेगा तभी c माइनस h, c में से कुछ पॉजिटिव घटाया तो c माइनस h c से छोटा होगा। तो इस तरीके से अगर h पॉजिटिव है तो c माइनस h c से छोटा होगा। और यहाँ पर देख सकते हो f ऑफ x की जगह c माइनस h माइनस f ऑफ c बटा c माइनस h माइनस c, तो c और c कट जाएगा तो बस माइनस h रह जाएगा। ठीक है, उसके बाद ये लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव हो गया,
सेकेंड है राइट हैंड डेरिवेटिव बराबर एफ डैश सी प्लस, एफ डैश सी प्लस राइट हैंड डेरिवेटिव का मतलब है कि इस सीमा का राइट हैंड लिमिट, इसका दक्षिण हस्त सीमा, तो यहाँ पर x बराबर सी प्लस एच रख देंगे तो सी प्लस एच हो जाएगा, लिमिट h टेंस टू 0 प्लस एफ ऑफ सी प्लस एच माइनस एफ ऑफ सी अपॉन एच। ये कहलाता है राइट हैंड डेरिवेटिव या दक्षिण हस्त अवकलज। तो वाम हस्त अवकलज एवं दक्षिण हस्त अवकलज, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव एवं राइट हैंड डेरिवेटिव। ठीक है, तो किसी भी बिंदु पर किसी भी फलन का दक्षिण हस्त अवकलज और वाम हस्त अवकलज आप इस तरीके से ज्ञात कर सकते हो। ओके, लिख लो इस चीज को। डिफरेंशिएबल कब कहलाएगा, अवकलनीय कब कहलाएगा, और अवकलनीय होगा तो उसमें लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव। सिंपल है कि कोई भी फलन किसी बिंदु पर अवकलनीय होगा यदि इस सीमा का मान परिमिततः विद्यमान हो। यदि नहीं होगा परिमिततः विद्यमान तो फलन उस बिंदु पर अवकलनीय नहीं होगा। यदि परिमिततः विद्यमान नहीं हुआ तो फलन उस बिंदु पर अवकलनीय नहीं होगा। लिख लिया, आगे बढ़े। जैसे कि अतः फलन f बिंदु C पर अवकलनीय होगा, अवकलनीय होगा यदि f डैश सी माइनस वाम हस्त अवकलज बराबर दक्षिण हस्त अवकलज हो। ठीक है, इसे f डैश सी माइनस बराबर f डैश सी प्लस हो। इसे फलन f का बिंदु C पर अवकलज कहते हैं। अवकलज को हिंदी में डेरिवेटिव कहते हैं, अवकलज कहते हैं, तथा f डैश सी से व्यक्त करते हैं, f डैश सी से व्यक्त करते हैं। ओके, तथा f डैश सी से व्यक्त करते हैं। समझ गए। तो अगर दोनों सीमा लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव दोनों विद्यमान हो परिमिततः और आपस में इक्वल भी हो, आपस में बराबर भी हो, तब हम लोग कहते हैं कि उस सीमा का मान परिमिततः विद्यमान होगा और जो भी मान होगा वही उस फलन का उस बिंदु पर अवकलज होगा। उदाहरण के लिए, एग्जाम्पल के लिए, जैसे मान लो आपने एक फलन लिया एफ एक्स बराबर साइन एक्स बटा एक्स when x is not equal to 0 and एक जब x बराबर 0। ठीक है, का x बराबर 0 पर अवकलज क्या होगा। What will be the derivative of f? What will be the derivative of fx equals to sin x upon x when x is not equal to 0 and 1 when x is equal to 0 at x equals to 0? What will be the derivative of this function at x equals to 0? x equals to 0 पर इस फंक्शन का डेरिवेटिव क्या होगा। What will be the derivative of this function at x equals to 0? अब निकालने का क्या तरीका है बच्चों, आपको निकालना है तो 0 पर, तो इसीलिए f डैश 0 बराबर क्या होता है,
पहले तो आप एफ डैश जीरो प्लस या आप जीरो माइनस कर लो, तो एफ डैश जीरो प्लस बराबर राइट हैंड डेरिवेटिव क्या होगा, लिमिट एच टेंस टू जीरो प्लस एफ ऑफ जीरो प्लस एच माइनस एफ ऑफ जीरो बटा एच बराबर लिमिट एच टेंस टू जीरो प्लस, वैसे जीरो प्लस जीरो माइनस भी छोड़ो, सीधा सीधा जीरो ही कर दो, एफ डैश जीरो बराबर, क्योंकि ये दोनों साइड से डिफरेंशिएबल लिख रहा है, एफ एच टेंस टू जीरो इतना हो गया, तो एफ ऑफ एच बराबर क्या हो जाएगा बच्चों, एफ ऑफ एच माइनस एफ ऑफ जीरो बटा एच बराबर लिमिट एच टेंस टू जीरो, एफ ऑफ एच हो जाता है साइन एच बटा एच माइनस एफ ऑफ जीरो हो जाता है एक बटा एच, एफ ऑफ एच बराबर साइन एच बटा एच माइनस एफ ऑफ जीरो बराबर एक बटा एच हो गया, बटा एच हो गया। और यहाँ पर आप देख सकते हो बराबर लिमिट एच टेंस टू जीरो साइन एच माइनस एच, एलसीएम ले लिया, बटा एच स्क्वायर, जीरो बटा जीरो का अनिर्धारित रूप है, लिमिट एच टेंस टू जीरो साइन एच माइनस एच बटा एच स्क्वायर जीरो बटा जीरो का अनिर्धारित रूप है। तो आप इसमें देख सकते हो बच्चों, एक बार अवकलन करोगे तो कॉस एच माइनस एक बटा टू एच, अभी भी आप देख सकते हो बच्चों कि कॉस जीरो एक होता है, एक माइनस एक जीरो बटा जीरो, अभी भी जीरो बटा जीरो का अनिर्धारित रूप है, तो बराबर लिमिट एच टेंस टू जीरो कॉस एच का अवकलज होता है माइनस साइन एच बटा टू एच का दो होता है, तो माइनस जीरो बराबर जीरो, इसीलिए एफ डैश जीरो बराबर जीरो होगा, है ना। एफ एक्स बराबर साइन एक्स बटा एक्स है जब एक्स बराबर जीरो नहीं है, और एक है जब एक्स बराबर जीरो है। तो अब आप इसका जब एक्स बराबर जीरो पर अवकलज ज्ञात करोगे तो बिल्कुल जो डेफिनेशन है उस डेफिनेशन से एफ डैश जीरो निकाल लो, ठीक है, एफ डैश जीरो निकाल लो, और उसके बाद सीधे सीधे एक सीमा का मान ही तो है, अगर लिमिट पड़ा है तो ये इसमें भी तो आपको लिमिट ही ज्ञात करना है, और कुछ अलग से तो आपको निकालना नहीं है, इसमें भी आपको सीमा या लिमिट ही ज्ञात करना है। तो इस तरीके से आप इसका लिमिट ज्ञात कर सकते हो। साइन एक्स बटा एक्स एक्स बराबर जीरो पर तो नहीं है कॉन्टिन्यूअस, क्योंकि एक्स बराबर जीरो पर परिभाषित नहीं है, लेकिन ये वाला फंक्शन एक्स बराबर जीरो पर कॉन्टिन्यूअस था, क्योंकि लिमिट एक्स टेंस टू जीरो साइन एक्स बटा एक्स का मान एक होता है और जीरो पर फलन का मान भी एक ही दिया हुआ था, तो ये वाला फंक्शन कॉन्टिन्यूअस था। ठीक है, दूसरा एक एग्जाम्पल देखो, एफ एक्स बराबर एक्स गुना साइन एक बटा एक्स जब x बराबर जीरो नहीं है और जीरो जब x बराबर जीरो है, ठीक है, का x बराबर जीरो पर अवकलज क्या होगा, कि इस बार जब आप हल निकालोगे तो एफ डैश जीरो बराबर c बराबर जीरो है यहाँ पर, तो लिमिट x टेंस टू जीरो, x टेंस टू c होता था, तो लिमिट x टेंस टू जीरो एफ ऑफ x माइनस एफ ऑफ c, एफ ऑफ c जीरो है बटा x माइनस c, x माइनस जीरो बराबर x होगा, बराबर लिमिट x टेंस टू जीरो एफ ऑफ x बराबर है x गुना साइन एक बटा एक्स माइनस एफ ऑफ जीरो बराबर जीरो है एंड बटा x, तो देख लो ये x और x कट गया, बराबर लिमिट x टेंस टू जीरो साइन एक बटा एक्स विद्यमान नहीं है। आपको पता है कि लिमिट x टेंस टू जीरो साइन एक बटा एक्स माइनस एक और एक के बीच में इतनी तेजी से ओसिलेट करता है, दोलन करता है, कि इसकी सीमा का मान विद्यमान नहीं होता जीरो पर। अतः फलन f x बराबर जीरो पर अवकलनीय नहीं है, सो फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएबल एट x इक्वल्स टू जीरो।
So function is not differentiable at x equals to 0. है ना? This function is not differentiable at x equals to 0. This function is not differentiable at x equals to 0. तीसरा देखो, fx बराबर mod x बराबर 0 पर, fx बराबर mod x बराबर 0 पर, ठीक है सर? इसमें भी LHD और RHD नहीं निकाला क्योंकि इसमें भी ज़रूरत नहीं थी। बताया तो ज़रूरत आपको तब महसूस होती है जब वो फलन या उसका कोई पार्ट उस बिंदु के प्रतिवेश में अनंत की तरफ जा रहा हो या फिर अपनी परिभाषा बदल रहा हो। जैसे देखो ये वाला फलन mod x बराबर 0 पर अपनी परिभाषा बदलता है, तो इस पर आपको लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव अलग अलग निकालना चाहिए। इस पर परिभाषा नहीं बदलता तो अलग अलग निकालने की आवश्यकता नहीं है। समझ गए? तो यहाँ पर देखो mod x बराबर क्या है, x जब x का मान ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है और माइनस x जब x का मान लेस देन 0 है। अब इसी फलन का अगर मुझे 0 की जगह अगर 1 पर अवकलनीयता निकालनी होती तो फिर मैं लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव अलग अलग नहीं रखता, एक ही बार डेरिवेटिव निकाल लेता। लेकिन 0 पर निकालनी है अवकलनीयता, इसीलिए मैं दोनों अलग अलग निकाल कर देखूंगा कि दोनों का मान समान आता है कि नहीं, क्योंकि दोनों की परिभाषाएं ही बदल रही हैं। उस बिंदु के दोनों तरफ फलन की परिभाषा ही बदल रही है। तो जब आप राइट हैंड डेरिवेटिव लोगे तो राइट हैंड डेरिवेटिव का मतलब लिमिट h टेंस टू 0 प्लस f ऑफ 0 प्लस h माइनस 0 प्लस h बराबर h होता है, माइनस f ऑफ 0 बटा h हो गया, बराबर h धनात्मक है, पॉजिटिव है, इसलिए मॉड ऑफ h माइनस मॉड ऑफ 0 तो 0 है बटा h है, और लिमिट h टेंस टू 0 प्लस मॉड ऑफ h, जब h पॉजिटिव होता है तो मॉड ऑफ h h के बराबर होता है, h बटा h बराबर 1 है। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव देखोगे तो लिमिट h टेंस टू 0 प्लस f ऑफ 0 माइनस h, मतलब माइनस h माइनस f ऑफ 0 बटा माइनस h, ठीक है, बराबर लिमिट h टेंस टू 0 प्लस f ऑफ माइनस h का मतलब मॉड ऑफ माइनस h माइनस 0 बटा माइनस h। देख लो h अगर पॉजिटिव है तो माइनस h नेगेटिव होगा, तो इसीलिए मॉड हटाने के बाद तो हमेशा पॉजिटिव होता है, तो इसीलिए मॉड ऑफ माइनस h बराबर h हो जाएगा, क्योंकि h पॉजिटिव है, और h बटा माइनस h बराबर माइनस 1 हो जाएगा। इसीलिए लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड डेरिवेटिव। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव आपस में बराबर नहीं है, और जब लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव आपस में बराबर नहीं है तो आप कह सकते हो कि फलन x बराबर 0 पर अवकलनीय नहीं है। इसीलिए ये फलन भी x बराबर 0 पर अवकलनीय नहीं है। अतः फलन f बराबर fx बराबर mod x बराबर 0 पर अवकलनीय नहीं है। दूसरा चौथा क्वेश्चन, fx बराबर x गुना mod x बराबर 0 पर, fx बराबर x गुना mod x बराबर 0 पर, fx बराबर x गुना mod x बराबर 0 पर अवकलनीय है या नहीं है? सर ग्राफ से भी समझा दो। fx बराबर mod x का ग्राफ होता है यहाँ से ऐसे, यहाँ से ऐसे, तो 0 पर देख सकते हो, 0 पर ये फलन बहुत ही तेजी से
जीरो पे ये फलन बहुत ही तेज़ी से परिवर्तन कर रहा है, अपने स्लोप को चेंज कर रहा है, अपने प्रवणता को, अपने ढाल को परिवर्तित कर रहा है। यहाँ पर इसकी ढाल -1 है और इस तरफ में इसकी ढाल 1 है ना। स्ट्रेट लाइन है तो किसी भी सरल रेखा की प्रवणता अचर होती है। स्ट्रेट लाइन का स्लोप हमेशा कांस्टेंट होता है, स्ट्रेट लाइन का स्लोप हमेशा कांस्टेंट होता है, तो इसीलिए ये -1 और 1 हो गया। समझ गए? तो आप वहाँ से भी देख सकते हो कि जिस पॉइंट पर फलन अपनी प्रवणता को बहुत ही तेज़ी से बदल। अब आ जाओ यहाँ पर देखो, f(x) बराबर x गुना x होगा, x स्क्वायर होगा जब x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, और x गुना -x माइनस एक्स स्क्वायर होगा जब x लेस देन 0 है ना। ये इस तरह से होगा, f(x) बराबर x स्क्वायर जब x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो, और f(x) बराबर माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर जब x लेस देन 0 हो। ठीक है, अब f(x) का मान इतना है, इस तरीके का है, तो अब ये आपका फलन f(x) हो गया। अब आपको x बराबर 0 पर निकालना है। यहाँ पर भी देखो फलन अपनी परिभाषा बदल रहा है दोनों तरफ, तो इसीलिए अब राइट हैंड डेरिवेटिव क्या होगा? राइट हैंड डेरिवेटिव बराबर लिमिट h टेंस टू 0 प्लस f ऑफ 0 प्लस h का मतलब f ऑफ h माइनस f ऑफ 0 बटा h हो गया। और यहाँ पर मान रख दो, तो h पॉजिटिव है इस बार, तो पॉजिटिव साइड में फलन की परिभाषा x स्क्वायर है, तो h स्क्वायर माइनस 0 पर इसका मान 0 है बटा h बराबर लिमिट h टेंस टू 0 प्लस h स्क्वायर बटा h हो गया और 0 मिला। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव क्या होगा बच्चों? लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव हो जाएगा लिमिट h टेंस टू 0 प्लस f ऑफ 0 माइनस h, f ऑफ माइनस h माइनस f ऑफ 0 बटा 0 माइनस h का मतलब माइनस h, ये हो गया। और यहाँ पर जब h पॉजिटिव होगा तो माइनस h नेगेटिव होगा, तो माइनस h नेगेटिव है तो माइनस ऑफ माइनस h का स्क्वायर माइनस 0 बटा माइनस h, माइनस माइनस कट गया। और यहाँ पर देख सकते हो लिमिट h टेंस टू 0 प्लस अभी भी h स्क्वायर बटा h ही रहेगा, जिसका मान 0 हो जाएगा। तो देख सकते हो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव भी 0 है, राइट हैंड डेरिवेटिव भी 0 है, इसीलिए लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव बराबर राइट हैंड डेरिवेटिव दोनों का मान 0 है, इसीलिए ये 0 है। अतः f डैश 0 बराबर 0, ये फलन अवकलनीय है और 0 पर इसके अवकलज का मान 0 है। ठीक है, ग्राफ से आप देखोगे, ग्राफ से आप देख सकते हो, ये है राइट हैंड साइड में ये एक्स स्क्वायर है और लेफ्ट हैंड साइड में माइनस एक्स स्क्वायर है, तो 0 पर ये इसका स्लोप दोनों साइड से 0 होता है, इसीलिए ये फलन x बराबर 0 पर अवकलनीय है। तो f(x) बराबर x गुना मॉड x है, क्योंकि मॉड x बराबर x होता है जब x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो और माइनस x होता है जब x लेस देन 0 हो, इसीलिए x गुना मॉड x बराबर x गुना x होगा जब x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा और बराबर x गुना माइनस x होगा जब x लेस देन 0 होगा। इसका मतलब x गुना मॉड x बराबर x का स्क्वायर होगा जब x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा और माइनस ऑफ x का स्क्वायर होगा जब x लेस देन 0 होगा। अब आप इस x में कुछ भी रखोगे तो फलन है, तो x की जगह 2 रखोगे तो 2, इसीलिए f ऑफ माइनस 2 बराबर क्या, पहले तो f ऑफ 2 बराबर क्या होगा, f ऑफ 2 बराबर होगा, अब 2 पॉजिटिव नंबर है तो 2 का स्क्वायर होगा,
जो भी आप x की जगह रख रहे हो, सबसे पहले तो आप चेक करो कि जो रख रहे हो वो पॉजिटिव है कि नेगेटिव है। पॉजिटिव है तो ये वाला डेफिनेशन यूज करो, नेगेटिव है तो ये वाला डेफिनेशन यूज करो। जब आपने x की जगह 2 रखा तो 2 पॉजिटिव नंबर है, तो आपने ऊपर वाला डेफिनेशन यूज किया, x की जगह 2 रख दिया तो 2 का स्क्वायर 4 हो गया। और जब आप x की जगह -2 रखोगे तो -2 लेस देन 0 है, तो इसीलिए ये वाली परिभाषा यूज करोगे, माइनस ऑफ x का स्क्वायर, x बराबर -2 है, ये x है, तो माइनस ऑफ x स्क्वायर का मतलब माइनस ऑफ -2 का स्क्वायर होगा। उसी तरीके से f ऑफ -h रखोगे, h पॉजिटिव है तो -h नेगेटिव है, तो माइनस ऑफ -h का स्क्वायर होगा, क्योंकि इस बार x बराबर -h है, जो -h नेगेटिव है। खैर, समझ गए आप लोग। अब इसके बाद अब कभी कभी कोई क्वेश्चन ऐसे भी हो सकता है, जैसे मैं पूछूं कि भाई fx बराबर मॉड ऑफ x स्क्वायर -25, ठीक है, किन बिंदुओं पर अवकलनीय नहीं है, किन बिंदुओं पर अवकलनीय नहीं है। फंक्शन fx इज इक्वल टू, या फाइंड द पॉइंट्स वेयर fx is equal to mod of x square minus 25. Find the points where fx equals to mod of x square minus 25 is not differentiable. किन बिंदुओं पर अवकलनीय नहीं है। अगर ऐसा कोई क्वेश्चन आए और आप इनका ग्राफ बड़ी आसानी से बना सकते हो तो आप ग्राफ बना लो। आप देख सकते हो कि भाई mod of एक्स स्क्वायर -25 का ग्राफ कैसा होता है, ऐसा, ये आपका एक्स स्क्वायर का ग्राफ है, ये y बराबर एक्स स्क्वायर है, y बराबर एक्स स्क्वायर -25 जब आप करोगे तो 25 से आप उसको नीचे कर दोगे, ये हो जाएगा 25 -25, ये हो जाएगा -5, ये हो जाएगा 5, यही है। तो ये ग्राफ हो गया y बराबर एक्स स्क्वायर -25 का, ये ग्राफ हो गया y बराबर एक्स स्क्वायर -25 का, ठीक है, ये ग्राफ बन गया एक्स स्क्वायर -25 का। और आप जानते हो बच्चों कि जब मॉड लगाओगे तो एक्स एक्सिस के नीचे कुछ नहीं हो सकता, जो नीचे वाला पार्ट है जो नीचे वाला पार्ट है उसका मिरर इमेज आप ऊपर ले लोगे, जो नीचे वाला पार्ट है उसका मिरर इमेज आप ऊपर ले लोगे, तो आप देख सकते हो इसमें क्या हो जाएगा। इसीलिए जब मॉड ऑफ एक्स स्क्वायर -25 का ग्राफ बनाओगे तो ये ऐसे होगा, ये -5 और ये 5, जो पहले ऐसे ऐसे आ रहा था वो अब ऊपर की तरफ चला गया, है ना। और आप देख सकते हो कि ये जो दो बिंदु हैं -5 और 5, इन दोनों बिंदुओं पर फलन बड़ी तेजी से मुड़ रहा है, बहुत ही शार्प चेंज ले रहा है। सो ये फलन x बराबर 5 और -5 पर अवकलनीय नहीं। अतः fx बराबर मॉड ऑफ एक्स स्क्वायर -25, x बराबर 5 तथा -5 पर अवकलनीय नहीं है, ठीक है। ये फलन इन दो बिंदुओं पर अवकलनीय नहीं है। दिस फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएबल एट दीज 2 पॉइंट्स, ठीक है। अब एक पॉइंट पे आते हैं। ये पॉइंट कहता है कि यदि एक फलन f फ्रॉम d टू r, यदि एक फलन f फ्रॉम d टू r
किसी बिंदु C बिलोंग्स टू D पर अवकलनीय है तो फलन f बिंदु C पर संतत होगा। If a function f from D to R, if a function f from D to R, if a function f from D to R, if a function f from D to R is differentiable at a point C belongs to D, if a function f from D to R is differentiable at a point C belongs to D, if a function f from D to R is differentiable at a point C belongs to D, then it will be continuous, at point C. Then it will be continuous at point C. अगर कोई फंक्शन किसी पॉइंट पर डिफरेंशिएबल होता है तो वो फंक्शन उस पॉइंट पर कॉन्टिन्यूअस भी होगा। If a function f from D to R is differentiable at a point C, then it will be continuous at that point C. Then it will be continuous at that point C. ठीक है, तो इसका मतलब कि अगर किसी बिंदु पर अवकलनीय होगा तो संतत होगा, क्योंकि यदि f x बराबर c पर अवकलनीय है तो लिमिट x टेंस टू c fx माइनस f ऑफ c अपॉन x माइनस c परिमिततः विद्यमान है। इसे f डैश c कहते। If f is differentiable at x equals to c, if f is differentiable at x equals to c, then limit x tends to c fx minus f of c upon x minus c exists finitely. If f is differentiable at x equals to c, then limit x tends to c fx minus f of c upon x minus c exists finitely. It is denoted by f dash c. Exists finitely, it is denoted by f dash c. It is denoted by f dash c. अब ये f dash c से डिनोट हो रहा है, it is denoted by f dash c. अब आप क्या देख सकते हो बच्चों इसमें, इट इज डिनोटेड बाय f डैश c. अब लिमिट x टेंस टू c fx माइनस f ऑफ c. अब लिमिट x टेंस टू c fx माइनस f ऑफ c इज इक्वल टू लिमिट x टेंस टू c fx माइनस f ऑफ c बटा x माइनस c, इससे भाग दे दिया और x माइनस c से गुना कर दिया, इससे भाग दे दिया और फिर इससे गुना कर दिया। ठीक है, आपने कहा कि भाई फलन अगर किसी बिंदु पर अवकलनीय है तो ये वाला जो होगा f डैश c के बराबर होगा, ये वाली सीमा f डैश c के बराबर होगी। तो अब हमें संतत देखना है तो हम लोगों ने कंसीडर किया लिमिट x टेंस टू c fx माइनस f ऑफ c किसके बराबर होगा। तो लिमिट x टेंस टू c fx माइनस f ऑफ c को आप लिख सकते हो लिमिट x टेंस टू c fx माइनस f ऑफ c बटा x माइनस c, इससे भाग दे दिया और गुना कर दिया। और दोनों सीमाएं परिमिततः विद्यमान हैं। ये क्यों परिमिततः विद्यमान है? क्योंकि फलन अवकलनीय है। तो इसीलिए आप लिख सकते हो, इसीलिए आप इसे अलग अलग कर सकते हो। तो बराबर, या इसको आप ऐसे लिख लो कि दिस इम्प्लाइज लिमिट x टेंस टू c fx माइनस f ऑफ c बराबर लिमिट x टेंस टू c
एफ एक्स माइनस एफ ऑफ सी बटा एक्स माइनस सी गुना लिमिट एक्स टेंस टू सी एक्स माइनस सी। दिस implies लिमिट एक्स टेंस टू सी एफ एक्स माइनस एफ ऑफ सी बराबर एफ डैश सी गुना 0। ये देखो, इस सीमा का मान एफ डैश सी होगा क्योंकि फलन अवकलनीय था, और इस सीमा का मान जब x बराबर सी रखोगे तो x माइनस सी बराबर 0 होगा। और इसका मतलब कि लिमिट x टेंस टू सी एफ एक्स माइनस एफ ऑफ सी बराबर 0 है, तो लिमिट x टेंस टू सी एफ एक्स बराबर एफ ऑफ सी हो गया। लिमिट x टेंस टू सी एफ एक्स बराबर एफ ऑफ सी हो गया। और यही तो सातत्य का, कॉन्टिन्यूटी का कंडीशन है। इसीलिए फलन f बिंदु C पर संतत होगा। तो यदि फलन अवकलनीय है तो वो फलन संतत होगा। यदि फलन अवकलनीय है तो वो संतत होगा। यदि कोई फंक्शन किसी पॉइंट पर डिफरेंशिएबल है तो वो फंक्शन उस पॉइंट पर कॉन्टिन्यूअस होगा। इससे आपने ये समझ लिया कि भाई संतत है तो अवकलनीय होना जरूरी नहीं है। संतत है तो सिर्फ लिमिट में 0/0 का फॉर्म बनेगा, उसका लिमिट विद्यमान होना जरूरी नहीं है। इसीलिए अगर फलन आपका संतत है तो अवकलनीय होना जरूरी नहीं है। अवकलनीय है, अवकलनीय है तो संतत होगा। संतत है, संतत हो तो अवकलनीय होना आवश्यक नहीं है। आवश्यक नहीं है, ठीक है। अवकलनीय है तो संतत होगा, संतत हो तो अवकलनीय होना आवश्यक नहीं है। लेकिन ये होगा कि संतत नहीं है तो अवकलनीय नहीं होगा। संतत नहीं है तो अवकलनीय नहीं होगा, ठीक है। अगर संतत नहीं है तो अवकलनीय नहीं होगा। डिफरेंशिएबिलिटी implies continuity, differentiability implies continuity, continuity does not imply differentiability, continuity does not imply differentiability, ठीक है। continuity does not imply differentiability, and थर्ड में discontinuity implies non-differentiability. Discontinuity implies non-differentiability. कहने का मतलब कि संतत होना बड़ा सेट हुआ, ये कॉन्टिन्यूअस हो गया, और अवकलनीय होना छोटा सेट हुआ, ये डिफरेंशिएबल हो गया। तो अगर कोई पॉइंट ऐसा देख लो आप जो यहाँ पर है तो वो कॉन्टिन्यूअस भी है, डिफरेंशिएबल भी है। जो पॉइंट यहाँ पर है वो कॉन्टिन्यूअस तो है लेकिन डिफरेंशिएबल नहीं है, और जो पॉइंट यहाँ पर है वो तो कॉन्टिन्यूअस नहीं है, तो डिफरेंशिएबल कहाँ से होगा? डिफरेंशिएबल होने के लिए कॉन्टिन्यूअस के अंदर आना पड़ेगा। जो कॉन्टिन्यूअस ही नहीं है वो डिफरेंशिएबल नहीं हो सकता। समझ गए? जो कॉन्टिन्यूअस ही नहीं है वो डिफरेंशिएबल नहीं हो सकता। तो अवकलनीय होगा तो संतत होगा, संतत हो तो अवकलनीय होना आवश्यक नहीं है, ठीक है। और संतत नहीं है तो वो बिल्कुल ही अवकलनीय नहीं होगा। अब आ जाओ, अब आ जाओ। ये तो आपने देखा कि किसी बिंदु पर कोई फलन का बिहेवियर कैसा होगा, संतत है कि नहीं, कैसे चेक करेंगे, क्या होगा। अब हम लोग बात करते हैं अवकलनीयता। ओपन इंटरवल विवृत अंतराल a, b में अवकलनीयता।
विवृत अंतराल a कॉमा b में अवकलनीयता differentiability in open interval a to b. differentiability in open interval a to b. एक फलन f ओपन इंटरवल a to b से r में अवकलनीय फलन होता है या अवकलनीय फलन होगा, अवकलनीय फलन होगा यदि यह ओपन इंटरवल a to b के प्रत्येक बिंदु पर अवकलनीय हो, प्रत्येक बिंदु पर अवकलनीय हो। A function f from open interval a to b to r, a function f from open interval a to b to r is differentiable in open interval a to b, is differentiable in open interval a to b, differentiable in open interval a to b if it is differentiable at every point of open interval a to b. If it is differentiable at every point of open interval a to b. If it is differentiable at every point of open interval a to b. ओके सो एक फलन f फ्रॉम ओपन इंटरवल a टू b टू r अवकलनीय होगा यदि ओपन इंटरवल a टू b के प्रत्येक बिंदु पर अवकलनीय हो। अवकलनीयता क्लोज इंटरवल a टू b में अवकलनीयता, क्लोज इंटरवल a टू b में अवकलनीयता, डिफरेंशिएबिलिटी इन क्लोज इंटरवल a टू b, क्लोज इंटरवल a टू b में अवकलनीयता, डिफरेंशिएबिलिटी इन क्लोज इंटरवल a टू b. A function एक फलन f क्लोज इंटरवल a टू b टू r अंतराल क्लोज इंटरवल a टू b में अवकलनीय होता है या अवकलनीय होगा यदि पहला यह ओपन इंटरवल a टू b के प्रत्येक बिंदु पर अवकलनीय हो। If it is differentiable at every point of open interval a to b. A function f from closed interval a to b to r is differentiable in closed interval a to b. A function f from closed interval a to b to r is differentiable in closed interval a to b, is differentiable in closed interval a to b, is differentiable in closed interval a to b. A function f from closed interval a to b to r is differentiable in closed interval a to b if first it is differentiable at every point of open interval a to b. First it is differentiable at every point of open interval a to b. If it is differentiable at every point of open interval a to b. Second, लेफ्ट एंड पॉइंट है a तो f डैश a प्लस परिमिततः विद्यमान हो, मतलब a बिंदु पर सिर्फ राइट हैंड डेरिवेटिव दक्षिण हस्त अवकलज f फाइनाइटली एग्जिस्ट करता हो।
परिमिततः विद्यमान हो। एफ डैश ए प्लस एग्जिस्ट फाइनाइटली, तथा दूसरा जो राइट हैंड पॉइंट है बी, उस पर वाम हस्त अवकलज परिमिततः विद्यमान हो। एफ डैश बी माइनस एग्जिस्ट फाइनाइटली, एफ डैश बी माइनस एग्जिस्ट फाइनाइटली। तो क्लोज इंटरवल ए टू बी में ये अवकलनीय तब कहलाएगा जब ये चीज़ें संतुष्ट होती हूँ, जब ये चीज़ें संतुष्ट होती हूँ। जैसे आप उदाहरण के लिए देख सकते हो, एफ एक्स बराबर ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ एक्स, अंतराल क्लोज 0 टू ओपन 1 में अवकलनीय फलन है। इस अंतराल में ये फलन अवकलनीय है। एफ एक्स बराबर ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ एक्स इस अंतराल में अवकलनीय फलन है, क्योंकि आप साफ साफ देख सकते हो बच्चों कि इस अंतराल में अवकलनीय क्यों, क्योंकि इस अंतराल में इसका मान कांस्टेंट 0 होगा। ठीक है, तो 0 पर भी इसका मान 0 होगा। 0 पर सिर्फ आपको राइट हैंड साइड का डेरिवेटिव देखना है, 1 है ही नहीं जिस पर आपको कोई डेरिवेटिव देखना है। तो 1 पर राइट हैंड साइड का डेरिवेटिव आपको मिलेगा, 0 के बराबर होगा, क्योंकि फलन क्लोज्ड 0 से ओपन 1 में एक अचर फलन है, कांस्टेंट फंक्शन है, इसका मान 0 होगा। तो इस अंतराल में ये फलन अवकलनीय है।